मैं बिहार हूँ और ये मेरी कहानी है। सैकड़ों सालों तक इस भूमि ने अनगिनत राजाओं का शौर्य देखा है, क्रूर राजाओं का अत्याचार देखा है और शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। मैं किसी जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। अफगानिस्तान तक मेरी पहुंच थी, लेकिन समय के साथ राजनीति की आग में प्रकृति के विनाश ने मेरा स्वरूप बदल दिया और मैं सिमटता चला गया। मैं ही पाटलिपुत्रा हूँ, मैं ही आज का पटना भी हूँ, मैं ही बिहार हूँ। मैं आपको बताती हूँ पाटलिपुत्रा से पटना बनने की पूरी कहानी। तो वेलकम टू निष्ठा से यूटी। ये बात ईसा से 600 साल पहले की है, जब भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। उन्हीं जनपदों में से एक था मगध। मगध की नींव रखने का काम हर्यंत वंश के राजा बिंबिसार ने किया था। वे एक अच्छे शासक थे, प्रगति के बारे में सोचते थे और इससे अच्छे बनाकर रखना उनकी कला थी। उस समय मगध के पास ही वज नाम का एक और महाजनपद था, जिसकी सोच मगध से भिन्न थी। एक तरफ मगध राजा वाली संस्कृति अपना रहा था, तो वहीं वज उस समय गण प्रमुख के सिद्धांतों पर चलना चाहता था। लेकिन बिंबिसार को उसी भिन्न चलने वाली वज जनपद की एक लड़की से प्यार हो गया। उस लड़की का नाम था चेलना। चेलना वज के गण प्रमुख चेतक की बेटी थी। उस समय क्योंकि मगध और वज के रिश्ते अच्छे थे, तो शादी में कोई दुविधा नहीं आई। उसी शादी से चेलना ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम है अजातशत्रु। अजातशत्रु एक क्रूर राजा था। वो अपने पिता से एक कदम आगे था। उसे मगध का विस्तार तो करना था, पर उसने हिंसा का रास्ता चुना था। उसके लिए रिश्ते तक मायने नहीं रहे। उसे हिंसा का नतीजा था कि जिस वज के साथ बिंबिसार ने रिश्ते अच्छे बना रखे थे, अजातशत्रु ने अपने लालच में सब खत्म कर दिया। उसने वज पर हमला करने की ठानी और फौज को तैयार कर लिया। लेकिन एक चुनौती थी, वज और मगध की दूरी। सेना कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन अगर दूर जाना पड़े तो चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं। अजातशत्रु की इसी जरूरत की उपज है पाटलिपुत्रा। अजातशत्रु वैशाली पर हमला करने से पहले अपने बेस को शिफ्ट करना चाहता था। उसने लंबे समय तक तलाश किया, उसके अधिकारी लगे रहे, तब जाकर उसे गंगा किनारे एक ठिकाना मिला और आगे चलकर उसी ठिकाने का नाम पड़ा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्रा से ही अजातशत्रु ने वैशाली पर कई हमले किए और वज की सेना को भी हरा दिया। ऐसे में पाटलिपुत्रा फिर मगध का ही शहर बन गया। अब ये शहर बना पाटलिपुत्र अपनी तकदीर में और विकास लेकर आया था। उसे सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रहना था, बल्कि उसे दुनिया का सबसे उन्नत राजधानी बनना था। ये काम अजातशत्रु के बेटे उदयनी ने किया। उसने न सिर्फ मगध को और विकसित किया, बल्कि राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्रा की तरफ शिफ्ट भी किया। पाटलिपुत्रा का भूगोल ही बताने के लिए काफी है कि राजाओं की नजर वहां जाकर क्यों थम जाती थी। असल में पाटलिपुत्रा उस जमाने में 3 नदियों से घिरा हुआ था। ग्रीक इतिहासकार मेगास्थनीज ने तो उस जगह को जल दुर्ग तक बता दिया था। हर राजा के लिए पाटलिपुत्रा रणनीतिक तौर पर एक सुरक्षित जगह होती थी। उसका नदी से घिरे रहना दुश्मनों के लिए चुनौती होती थी। वहां तक पहुंचना ही कई के लिए मुश्किल हो जाता था। इसी वजह से एक नहीं बल्कि कई राजवंशों ने पाटलिपुत्रा को न सिर्फ अपना राजधानी माना, बल्कि उसका विस्तार भी किया। हर्यत वंश से लेकर शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और अंत में गुप्त वंश तक यहाँ पर राज रहा। यहाँ भी मौर्य साम्राज्य के दौरान तो पाटलिपुत्रा ने अपना स्वर्णिम काल भी देखा। ये वही दौर था जब महान सम्राट अशोक ने शासन किया था। मौर्य वंश का उदय समझने के लिए नंद वंश के आखिरी शासक का क्रूरता समझना जरूरी हो जाता है। नंद वंश का आखिरी शासक था धनानंद, जिसने पाटलिपुत्रा में अत्याचार की सारी सीमाएं लांघ दी थी। उसका विकास हो रहा था, वो खुश था, लेकिन जनता उसके शासन में त्राहिमाम कर रही थी। उसी काल में एक और विद्वान ने उसी धरती पे जन्म लिया। नाम था चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। धनानंद ने चाणक्य का कभी सम्मान नहीं किया। उसने उनके सुझाव को कभी नहीं माना। जब अहंकार में चूर धनानंद ने अपने दरबार से चाणक्य को बाहर कर दिया, तब कौटिल्य ने प्रतिज्ञा लिया कि नंद वंश का विनाश होकर रहेगा। यहीं से शुरुआत हुई नई युग की
और पाटलिपुत्रा के बदलते इतिहास की। पाटलिपुत्रा पर उस समय विदेशी आक्रमणों का दौर भी जारी था। 327 ईसा पूर्व में ग्रीस के योद्धा अलेक्जेंडर ने तेजी से अपना विस्तार किया। एक एक कर हर साम्राज्य का तेजी से खात्मा करता चला गया, यहाँ तक कि महान राजा पोरस उसकी सेना के सामने नहीं टिक पाए। इस तरह के विदेशी हमलों से चाणक्य को यह एहसास हो गया था कि इन हमलों से तभी सुरक्षा मिल सकती है जब मगध से मदद मिलेगी। इसी सोच के दम पर उन्होंने एक नए साम्राज्य का गठन किया और चंद्रगुप्त के जरिए सत्ता बदलने की कोशिश की। कई प्रयासों के बाद चंद्रगुप्त ने भी मगध जीत लिया और वहां से शुरू हुआ मौर्य वंश का राज। चंद्रगुप्त के सामने एक ही चुनौती थी, अपने साम्राज्य को पूरे भारतवर्ष में विस्तार करना। ऐसा उन्होंने किया भी और एक एक कर हर उस राज्य को अपने कब्जे में किया जहां अलेक्जेंडर ने जबरदस्ती अपनी सेना के दम पर कब्जा किया था। इस तरह ही चंद्रगुप्त के समय ही दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य भी बना। चंद्रगुप्त ने सब कुछ हासिल किया था, सिर्फ मध्य पूर्व का गणराज्य कलिंग को छोड़कर। इस कलिंग की टीस को चंद्रगुप्त के बेटे सम्राट अशोक ने दूर किया था। चक्रवर्ती सम्राट का तमगा हासिल करने से पहले अशोक को भी कई युद्ध करने पड़े। भयंकर हिंसा का दौर चला, लोगों ने तब उन्हें चंडाल अशोक का नाम तक दे दिया। अपने शासन के 8वें साल में ही अशोक ने कलिंग पर विजय हासिल कर ली थी। उस युद्ध में इतना खून बहा कि पास गुजरने वाली दया नदी भी लाल हो गई। लेकिन उसी युद्ध ने सम्राट अशोक पर गहरा प्रभाव छोड़ा और पाटलिपुत्रा के विकास के दरवाजे खोल दिए। उस अप्रत्याशित हिंसा के बाद ही अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और शांति का संदेश पूरी दुनिया को दिया। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रसार तो हुआ ही, इसके साथ साथ पाटलिपुत्रा शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बना। सम्राट अशोक के अलावा इसी पाटलिपुत्रा की धरती से व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि, कामसूत्र लिखने वाले वात्स्यायन का ताल्लुक भी रहा। शून्य का खोज करने वाले आर्यभट्ट पाटलिपुत्रा से ही आए, लेकिन इसी पाटलिपुत्रा के सितारे गर्दिश में जाने वाले थे। 12वीं सदी आते आते अफगानियों का आक्रमण हिंदुस्तान पर तेज हो चुका था। मोहम्मद घोरी ने मुल्तान से लेकर दिल्ली तक को अपने कब्जे में ले लिया। उस आक्रमण के बाद से सत्ता का केंद्र पाटलिपुत्रा से दिल्ली की ओर चला गया। इसके बाद तो समय का चक्र ऐसा बदला कि पाटलिपुत्रा दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया। ये वो समय था जब पाटलिपुत्रा के इतिहास को नष्ट करने की सबसे बड़ी साजिश रची गई। शिक्षा का सबसे बड़े केंद्र नालंदा को बर्बाद किया गया और कई हमले हुए। इसके बाद 16वीं सदी में शेरशाह सूरी की जब दस्तक हुई, उन्होंने पाटलिपुत्रा के ऊपर ही एक नए शहर का सपना देखा। आगे चलकर उसी का नाम पटना पड़ गया। इतिहास के पुराने पन्ने पलटने पर पता चलता है कि शेरशाह सूरी जब एक सैन्य अभियान से लौट रहे थे, उन्होंने गंगा नदी के पास एक शहर का सपना देखा था। दिलचस्प बात यह है कि पटना का नाम औरंगजेब ने अजीमाबाद भी किया था। उसने अपने बेटे की जिद में आकर नाम बदल दिया था, लेकिन लोगों की पटना नाम के प्रति आस्था ऐसी रही कि उन्होंने खुद कभी पटना को अजीमाबाद नहीं कहा। वैसे जिस पाटलिपुत्रा का समय के साथ पतन हुआ, जिस पाटलिपुत्रा की जगह पटना ने ली, उसकी सबसे बड़ी और सटीक भविष्यवाणी गौतम बुद्ध ने की थी। उन्होंने कहा था कि पाटलिपुत्रा को सिर्फ 3 चीज़ों से खतरा रहेगा: आग, पानी और आंतरिक कलह। अब ऐसा कहा जाता है कि पाटलिपुत्रा का विनाश दोनों तरह से हुआ। आग भी एक कारण रही और बाढ़ भी। इतिहासकार पहले तो कभी मानने को तैयार ही नहीं होते थे कि पाटलिपुत्रा जैसी कोई जगह भी थी, लेकिन बाद में जब ये खुदाई हुई, सम्राट अशोक के काल के ऐसे अवशेष मिल गए जिससे इस पावन भूमि की सारी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ गई और सभी को मानना पड़ा कि पाटलिपुत्रा ही आज पटना है।